ओके। गुड इवनिंग शशांक। और गुड इवनिंग सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस दो दो रिजल्ट के लिए। विद इन 4 5 मंथ्स टू रिजल्ट्स आया और दोनों गैजेटेड ऑफिसर के जो सो कह सकते हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के गैजेटेड ऑफिसर हो चुके हो, यानी कि एक ही साथ 1 ईयर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ बिहार दोनों को प्लीज किया, ठीक है ना। तो चलो, ये खुशी की बात है। सबसे पहले थैंक यू। हम ये शुरुआत करना चाहेंगे शशांक कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है जब आप ये सोचते हो कि हमें एक गैजेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट में जाना है। सर मैंने 2016 में जेई मेंस क्रैक किया था और एनआईटी पटना में मैंने इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया। तो मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट था स्टार्टिंग में तो था कि पीएचडी करना है, फर्दर स्टडीज करना है। बट 2 ढाई साल होने के बाद फिर थोड़ा सा इंक्लिनेशन है सिविल सर्विसेज की तरफ। तो यहाँ से था कि पहला माइलस्टोन 2019 में, बेसिकली थर्ड ईयर में मैंने डिसाइड किया गया सिविल सर्विसेज की ओर शिफ्ट करना है। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, पहले बेसिक बुक्स वगैरह, और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट होते गया तो इस तरफ से जर्नी स्टार्ट से वहां से हुई। कॉलेज में डिसाइड किया या मैंने। शशांक, जैसे मैं आपका करियर देखता हूँ एज एकेडमिक्स और जो भी आपने दो एग्जाम्स दिए, इनफैक्ट देखा जाए तो आपके दोनों जगह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई। इनफैक्ट यदि हम बीपीएससी का देखें तो 66 में भी आप इलिजिबल थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन ड्यू टू योर डिग्री यू वेर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन इंटरव्यू। यदि आप इंटरव्यू में उस समय अलाउ होते तो 66 में भी, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं यहाँ भी सीरियस रूप से फर्स्ट अटेम्प्ट ही रखा जाए। और असिस्टेंट कमांडेंट में भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये सारी चीजें आपके लिए बेटर है कि आप दोनों जगह एक तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। तो ये कॉन्फिडेंस आपको, अभी तो ऑब्वियसली आप सेलेक्टेड हो, ये दैट्स फाइन, लेकिन क्या एग्जाम में एपीयर होने से पहले ये आपके पास कॉन्फिडेंस था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल कर लेंगे? वैसा तो कुछ नहीं था। एक्चुअली कॉन्फिडेंस मुझे आया जब मैंने सीडीएस के एग्जाम देने लगा, यूपीएससी का। तो वहां से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है, पेपर कट ऑफ पार करना तो आ गया था वहां से कि कट ऑफ पार करना है। तो जैसे सीएपीएफ में भी देखे तो पेपर वन का काफी ज्यादा रोल अब बढ़ गया है। मतलब 140 प्लस 150 प्लस कॉमन हो गया है अब तो वहाँ था कि ठीक है, पेपर में मैक्सिमम स्कोर करना है और इंश्योर करना है कि मिनिमम एरर जो माइनर मिस्टेक्स में जो नंबर कटे जाते हैं या बबलिंग मिस्टेक, जो माइनर मिस्टेक्स को अवॉइड करके बाकी अपने नॉलेज बेसिस पे जितना मैक्सिमम कर पाए तो वैसा करें। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में एक होता है इंटरेस्ट देने के लिए एग्जाम देते हैं, जस्ट टू चेक कि हम कहाँ पे हैं। तो अगर पूछा जाए तो CAPF 21 मैं जस्ट अपना लेवल चेक करने के लिए दिया था। वैसा कोई हार्ड कोर उसके लिए, चाहे बीपीएससी में भी 66 में मैंने बस 2 महीना पढ़ाई करके उसकी पीटी क्रैक की थी। तो था कि ठीक है, वेयर डू आई स्टैंड, पर्पस ये था जानना। और फिर धीरे धीरे आगे का रास्ता बनता चला गया। ओके, सो दोज हु आर नॉट नोइंग शशांक, शशांक ने 63rd रैंक सीएपीएफ एसी 2021 में लाया। इनका पेपर वन का मार्क्स 149 पॉइंट समथिंग था, पेपर टू में इनका 102 था और पर्सनालिटी टेस्ट में 99। कह सकते हैं कि एवरेज प्लस सब में इनको मिला और इसके बूते इन्होंने किया। बीपीएससी में देखा जाए तो 66 में इनका 93rd रैंक आया और इनको एक्साइज सुपरिटेंडेंट का पोस्ट मिला है। इनफैक्ट शशांक, मैंने आपसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी बोला था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि टॉप 10 में आपका आना चाहिए, लेकिन ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली आप ऑप्शनल में थोड़े, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उस आधार पे आप नहीं कर पाए। अब वो तो मार्क्स देख करके पता चलेगा, लेकिन एनीवे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि टॉप 10 में आपका डेफिनेटली ये रहना चाहिए। बट ठीक है, इट इज अ जर्नी। आप अभी स्टॉप नहीं इसमें हो रहे हो, कंटिन्यू आप मूव करते रहते हो, कर रहे हो। तो एक आपका एकेडमिक्स देखा जाए तो आप एकेडमिक्स बहुत अच्छे रहे हो, 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए आपका 10th में है, 12th में भी आपका 91 पॉइंट समथिंग है। और एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी में 9.39 सीजीपीए लाना, ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज होती है। तो दोनों फ्रंट को आप कैसे मैनेज कर ले रहे हो? जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम मैं मानता हूँ थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट डिमांड होता है, और आपका एकेडमिक्स जो होता है मास्टर्स या जो आप इंटीग्रेटेड मास्टर्स कर रहे हो उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। तो साइमल्टेनियसली दोनों को आप कैसे कोप अप करते थे?
कॉलेज से पहले स्कूल में भी मैं अच्छा परफॉर्मर था। +2 में भी मैंने ठीक ठाक मैनेज किया। और कॉलेज में मैंने अपने क्लासेस पे काफी ध्यान दिया। मतलब मैं शायद मेरा कॉलेज में मैं होऊंगा जिसका 100% अटेंडेंस होगा। तो मैंने कॉलेजेस के काफी ज्यादा सीरियसली लिया था। और इसके साथ साथ चूंकि कॉलेज 4-5 बजे तक ओवर हो जाता था और 9 बजे 10 बजे से स्टार्ट होना होता था। तो इसके कॉलेज 5 बजे के बाद का समय और 9 बजे से पहले का समय वो मैं सिविल सर्विसेज की ओर डेडिकेट करता था। और जो एग्जाम जब पास आ जाते थे, ऑब्वियसली एग्जाम से पहले सब पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो सब वैसे ही करते थे एग्जाम से पहले ही। तो चूंकि मैंने क्लास किया हुआ रहता था, नोट्स मेरे पास होते थे, तो एग्जाम से पहले मैं 3-4 दिन भी कर लेता था तो मेरा ठीक ठाक स्कोर कर लेता था पेपर में। तो इस तरह मैंने अपने सिविल सर्विसेज वाले पार्ट को ही मैनेज किया और साइमल्टेनियसली कॉलेज को भी ठीक ठाक हैंडल कर लिया था। ओके, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट थे इंटीग्रेटेड एमएससी में। ये आपका टारगेट था या आपने मेहनत किया और वो हो गया? टारगेट सर वैसा कुछ नहीं था, बस चलते गए होते गया धीरे धीरे। लास्ट में चूंकि मेरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट सीजीपीए था तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है। ऐसे कोई टारगेट करके नहीं चला था कि गोल्ड मेडलिस्ट ही बनना है। ओके, नहीं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका ये टारगेट होता है कि मेरे से ज्यादा कोई मार्क्स नहीं लाएगा, ये इंश्योर करते हैं, ठीक है। चलो ये। क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की ओर इंक्लाइन था तो कभी ऐसा नहीं था कि एकेडमिक्स में एकदम बेस्ट ही करना है। जस्ट था कि हाँ ठीक है कि अब बैक ना लग जाए सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के चलते एकेडमिक्स में। इस चीज का ध्यान रखते हुए था ना। ओके, शशांक, अब मैं आपको करीब 2 सालों से कम्युनिकेशन में, हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हैं। उसके पहले यस। आप मुझे कब जाने सबसे पहली बार, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो प्रॉपर कम्युनिकेशन में हम लोग एटलीस्ट 2 इयर्स हो गए हैं जब से हम हैं। तो यस सर। जो मैं देख रहा हूँ जो आपके चीजों को, कि जब से मैं जान रहा हूँ तो आप बहुत अधिक प्रेशर नहीं ले रहे हो एग्जाम का, कि मतलब हाँ ये ठीक है। लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, शायद कुछ एक मामलों में मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस आप शो नहीं कर पा रहे हो। यस, रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन आप और बेटर डिजर्व करते हो। तो आपको लगता है कुछ फियर फैक्टर्स आपके अंदर? फियर फैक्टर्स तो नहीं, थोड़ा सा बिट लक वाला फैक्टर मुझे लगता है कि थोड़ा सा। अब कुछ हर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, खासकर अगर आप स्टेट पीसीएस का बात करो तो किसी ऑप्शनल को बूम कर देते हैं किसी साल, क्योंकि स्केलिंग नहीं है बीपीएससी में, ये तो हम लोग जानते हैं। तो कभी कभी होता है, जैसे इस बार ही देख लिए कि सोशियोलॉजी ऑप्शन काफी ज्यादा बूम हो गया, एंथ्रोपोलॉजी बूम हो गया, बाकी ऑप्शनल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब डाउन साइड पे चल गए। मैथमेटिक्स जो कि हमेशा टॉप स्कोरर रहता था, इस बार उतना ज्यादा शायद ही, शायद टॉप 100 में मैं या एक और बच्चा होगा। तो होता है क्या है कि काफी थोड़ा सा यहाँ पे लक वाला फैक्टर मुझे ऐसा फील हुआ इस एग्जाम में पर्टिकुलरली। और थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस, मतलब एक्चुअली होता है ना कि आपके पीछे कोई, मतलब इस फील्ड में आपसे आपके आसपास से कोई ना हो तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि क्या डेप्थ है, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, क्योंकि ये एग्जाम ही इतना लंबा चलता है, प्रिपरेशन में इतनी चीजें हैं करने को, तो आप ये नहीं तय कर पाते हो कि हाँ ये डेड एंड है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है। तो होता है क्या है कि आप अपने पेस पे आपको लगता है हाँ ये ठीक है ठीक है, आप खुद से करते हो, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा डेप्थ का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो बेहतर कर पाएंगे। आपने ऑलरेडी बोला कि हम, जैसे इंजीनियरिंग जो कॉलेज होता है उसमें पढ़ाई जनरली एक टर्म होता है, जब हम लोग थे, 1 नाइट 1 फाइट मीन्स 1 सब्जेक्ट का एग्जाम है तो एक रात पूरी रात पढ़ेंगे, अगले दिन उसको पास, क्योंकि पास होना बहुत डिफिकल्टी नहीं होता है। यस, हाँ आपको हाँ। रियल नॉलेज प्राप्त करना है, उस फील्ड में कुछ अच्छा करना है तो रियली मेहनत करना होता है। और आपने कंटिन्यूअसली किया कि जैसे क्लासेस अटेंड करने हैं तो फुली 100% क्लासेस अटेंड करेंगे जितना हो हम्म। सकता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपका हॉबी जो था पॉलिटिकल डिबेट में पार्टिसिपेट करना, फिर बाइक मॉडिफिकेशन, आप वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर रह चुके हो, क्रिकेट भी आपको खेलना ये पसंद था, ये सारी चीजें आपने ये किया। जनरली जैसे बुक्स जो होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जितने भी जो देखेंगे इस वीडियो को, तो उनका एक होता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो मल्टीपल जगह पे सेलेक्ट होते हैं तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस से उनको देखते हैं। तो बुक्स वगैरह के लिस्ट के बारे में फॉर एग्जांपल जनरल आप चीजों को बताओ, क्योंकि एक सेम बुक जो है वो हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है। कुछ एग्जाम, जैसे आप दो डिफरेंट एग्जाम, तो कुछ बुक तो स्पेसिफिक होंगे बट मेजोरिटी बुक्स जो होते हैं कॉमन। तो जनरली आप कुछ बुक्स वगैरह के बारे में बताइए।
जैसे जो एग्जाम मैंने दिए जैसे CAPF, तो इसमें तो आपको यूपीएससी लेवल को फॉलो करना ही पड़ेगा। मैंने यूपीएससी लेवल को ही फॉलो किया और फिर दोनों एग्जाम अपने आप उस ऑर्डर में आ गए। तो जैसे कि ऑब्वियसली बेसिक एनसीईआरटी तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वही बेस हो जाता है। वो पॉलिटी है तो उसमें आप लक्ष्मीकांत को अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आप चाहे आप CAPF दे दो चाहे आप बीपीएससी स्टेट पीसीएस दे दो, क्योंकि पीटी मेंस दोनों जगह उसका यूज आना है। इकोनॉमिक सर्वे को आपने इग्नोर कर सकते हैं, बजट को आपने इग्नोर कर सकते हैं। जैसे CAPF के लिए बोल दी तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी देखते हैं, तो साइंस हो गया, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा। 8 9 10 तो कम से कम करना पड़ेगा। इसके साथ जो प्रीवियस ईयर बैंक्स है तो इसको तो करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि बुक सेट वही है। मैंने जो फॉलो किया था वो किया था कि उस चीज को, ओ, उस बुक सेट को, कि मैंने उससे नोट्स बना लिए। तो नोट्स बना लेने से मुझे ये बेनिफिट हो गया कि मैं अब बार बार मुझे बुक नहीं पढ़ना पड़ा। मेरे मेरे ज्योग्राफी के नोट्स होंगे मैक्स टू मैक्स 30 पेज में। तो 30 पेज मुझे अपने टैब में गो थ्रू करने में बहुत लगेगा, तो 4 5 घंटे लगेंगे। तो मैंने उन बुक्स से जो क्रक्स था उसको एब्जॉर्ब करके शॉर्ट नोट्स बना के और फिर मल्टीपल रिवीजन इस तक की। तो इस तरह से मैंने फिर एज किया। मैंने बार बार बुक नहीं पढ़ा, मैंने मैक्सिमम कोई भी बुक 2 बार से ज्यादा नहीं पढ़ा होगा। और 2 बार में आपको मेजोरिटी कंटेंट जो आपके काम लायक है आप रिट्रीव कर लेते हो उससे। और थर्ड लेवल आ जाता है कितना आप रिवाइज करते हैं। तो उसी का सादा गेम है। जैसे शशांक आपने बोला नोट्स के संबंध में, तो देखो एक्चुअल में नोट्स क्या होता है, हमारा अपना है। बुक तो सबके लिए है। आपका नोट्स है हम्म। उससे आपको ही फायदा होगा। शायद हो सकता है आपने जिस फॉर्म में नोट्स बनाया है वो हमारे लिए उपयोगी ना हो, किसी और के लिए उपयोगी नहीं भी हो सकता है। जैसे आपने बोला 30 पेज में ज्योग्राफी। अब 30 पेज में हम्म। ज्योग्राफी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाभदायक है, लेकिन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। वो नहीं हो सकता है। तो जनरली अब आपने चूंकि नोट्स पे बताया और कि हमने उसको सबसे ज्यादा उपयोग, और इनफैक्ट 30 पेज को तो आप 30 टाइम्स भी रिवाइज कर सकते हो यदि आप 2 मंथ्स में एक यस तरह सर। से। तो ये ज्योग्राफी हुआ, उसे ही आप अदर सब्जेक्ट्स को लेते हो तो 10 20 टाइम्स हम आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो जनरली आप आराम से। नोट्स बनाने का किस दिन का आपका तरीका था, वो शेयर कर सकते हो? हाँ सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो ज्योग्राफी के जैसे मैंने एग्जांपल लिया 30 पेज में, तो मैं ठीक है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और एनसीईआरटी से जैसे उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम का है, फॉर एग्जांपल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना है या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ना है, यस तो यस यस, ये उससे जो कंटिन्यू। हमारे, तो या उसमें जो कंटिन्यू हमारा करो। इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को हम रिट्रीव करके बुलेट्स पॉइंट के फॉर्म में अगर लिख लेते हैं और उसी चीज को बार बार करते हैं। जैसे ऑब्वियसली एक तो हम स्केलेटन तैयार करते हैं नोट्स का, कि हमारे ब्रोडर टॉपिक्स क्या है। अब जैसे पॉलिटी है तो उसमें हमारे ब्रोडर टॉपिक्स पड़ता है, पार्लियामेंट हो गया, फिर हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, तो ये सब तो एक ब्रोडर टॉपिक्स स्केलेटन है। इस स्केलेटन में कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए है उसको जस्ट नैरो डाउन करके उतना ही यूज करना, उसी चीज को बार बार करना है। तो मैंने तो इस प्रिंसिपल को फॉलो किया था। ओके ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स आप बनाते हो तो वन टाइम में ही कंप्लीट करते थे, या जैसे एक जो स्टैंडर्ड नहीं फॉर्मेट नहीं। जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कि नोट्स ऑलवेज होता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करने के आपके पास स्कोप होते हैं, हाँ तो हाँ। वो आप हर पेज में थोड़ा रखते थे स्पेस? जी सर, एक्चुअली मैं टैबलेट यूज करता था, तो टैब में आप पेज ऐड कर सकते हो। यस नो, यस, हार्ड या नोट्स में हाँ तो हाँ। वो उसमें मुश्किल। देखो हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी में तो आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी होती है सॉफ्ट कि आप कॉपी में जितना एम्पल ऐड करना अपॉर्चुनिटी होती चाहते हो वो कर ले सकते हो। लेकिन सारे लोग सॉफ्ट कॉपी यूज नहीं करते हैं, वो है। हाँ हाँ। मैक्सिमम जैसे हार्ड बाउंड अपना हार्ड कॉपी यूज करते तो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हर टॉपिक के बाद 1 से 1.5 पेज वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जिसमें वो करंट अफेयर्स रिलेटेड अगर कुछ आया उनको तो वहीं पे ऐड कर सकते हैं। यस। तो ये एक बेटर या आइडिया है। आज के डेट में जो भी टेक्नोलॉजी से जितना ज़्यादा यूज टू हैं उनके लिए उतना बेटर होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल माय ऑन एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, अब एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं। अब मैं इतने बुक्स को कैरी नहीं कर सकता हूँ, मैं एक जगह कहीं स्थिर नहीं रहता हूँ, मैं रेगुलर मूव करते रहता हूँ। तो आप बुक्स तो नहीं कैरी कर सकते हो ना, लेकिन अपने लैपटॉप में टैब में सारे चीज को आप रख सकते हो, और दिस इज द ब्यूटी कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में ये रख सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज होती है ना कि जो भी मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स को मैं देखता हूँ जो सक्सेस होते हैं, वो उनके अंदर ना एक फियर को ओवरकम करके और प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप में रखते हैं।
प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स को ही मिस करते हैं। आपका अपना जो सिलेक्शन है, जैसे आपने पेपर 2 में असिस्टेंट कमांडेंट में 102 मार्क्स लाया, वो 100 प्लस बहुत अच्छा मार्क्स होता है, या आपका जब भी मेंस का इसका मार्क्स आएगा बीपीएससी का ही तो उसमें अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो आपका जो राइटिंग स्किल्स है, प्रैक्टिस है, वही योगदान दिया। तो आपके प्रैक्टिस के बारे में कुछ अपना बताइए। सर जैसे सीएपीएफ के पेपर 2 के लिए तो मैंने प्रीवियस 10 साल के पेपर उठाए और उनको सॉल्व किया। अब जैसे कि फॉर्मेट तो ऑब्वियसली रिपोर्ट राइटिंग है तो उसका फॉर्मेट आप देख लेते हैं, तो उस चीज़ों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करके, या फिर कोई अगर टीचर है या कोई सीनियर है तो उनसे इवेल्युएट करवा लिया कि मैंने ऐसे लिखा है, आपको पढ़ के कैसा लग रहा है, कुछ मिसिंग तो नहीं लग रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम जो लिखते हैं हमें लगता है वो कंप्लीट आंसर है, यस। बट उसमें बहुत सा एस्पेक्ट मिसिंग होता है। तो इस केस में एक गाइड का, एक टीचर का रोल, एक सीनियर का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो उस पर्सपेक्टिव को देख पाते हैं जो शायद एज ए स्टूडेंट, एज एस्पिरेंट मैं नहीं देख पाता था। तो उसमें मैंने आंसर लिख के चेक करवाया या किसी को बोला पढ़ो, साथ में ही कलीग को कैसा लग रहा है, इसमें क्या कुछ कमी लग रही है। तो वो एक प्रैक्टिस का बेस्ट वे है सर, प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करना। जैसे बीपीएससी का ही था तो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चंस थे उनको प्रिपेयर किया, और जो कुछ डायनेमिक क्वेश्चंस करंट अफेयर्स रिलेटेड हो सकते हैं तो मैंने उन चीज़ों में प्रैक्टिस में, मैं जैसे स्टेट पीसीएस का बात करूँ तो मैं डेटा का यूज़ काफ़ी करता था। जैसे मैंने बिहार बजट हो गया, स्टेट बजट हो गया, सेंटर बजट, इनके डेटा को टेबुलर फॉर्म में, हिस्टोग्राम में, तो मुझे लगा इन सब चीज़ों का फायदा हुआ था मुझे। ओके, डायरेक्ट जैसे न्यूज़पेपर कहते हैं ना कि जो प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट रोल है आज के डेट में। हम बेसिक्स तो कर ले जाते हैं बुक से, लेकिन बुक जो है वो हो सकता है कोई बुक है 5 इयर्स पहले के चीजों को प्रेजेंट करता हो, लेकिन आप हम 5 इयर्स पहले के चीजों को तो प्रेजेंट डेटा के फॉर्म में, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर को किस ढंग से आपने यूज किया, यूटिलाइज किया? तो न्यूज़पेपर को मैंने अपडेट रखने के लिए ही इस्तेमाल किया, लेकिन मैं मंथली मैगजीन्स को प्रेफर करता था। न्यूज़पेपर इज लाइक कि ठीक है, उससे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप चीज़ों से अपडेट रहेंगे। लेकिन मंथली मैगजीन्स आपको बेहतर, क्योंकि कोई आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख रहा है, तो वो चीज़ आप उसके मेहनत को यूज करके अपना वहाँ पे एफर्ट कम कर सकते हो। अगर हम न्यूज़पेपर के टॉपिक को लेके प्रिपेयर करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि एफर्ट डबल हो जाएगा, जब किसी और के एफर्ट को यूज कर सकते हो। न्यूज़पेपर इज गुड आपके रीडिंग स्किल्स के लिए, आपके वोकेबलरी के लिए, आपके, क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें जो याद आता है हम वही लिखते हैं। और उस केसेस में न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स होते हैं वो हमारा फ्लो बनाने में काम कर सकते हैं, बट करंट अफेयर्स के पॉइंट से पूछना है तो उसके लिए मंथली मैगजीन ही बेटर होगा सर। या ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज आप 365 न्यूज़पेपर को तो कलेक्ट करके नहीं पढ़ रख नहीं सकते हो, सकते। उसको पलट नहीं सकते हो, लेकिन 12 मैगजीन को तो हम मल्टीपल टाइम उसको देख सकते हैं। और वो भी उसमें भी है कि हमें ये तो पता रहता है ना कि ये सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, हमें सारे हाँ, करने ये नहीं। बात। अब कोई मैगजीन है सपोज 200 पेज का है, तो 200 पेज का एक्चुअल है तो हमें 100 पेज ही जरूरत का है, बाकी 100 पेजेस का हमारा जरूरत नहीं होता है। तो उस 100 पेज को हम 2-3 टाइम्स देख सकते हैं। देखो, हमेशा जो भी आप इसको देखोगे, सबके अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। किसी ने कुछ फॉलो किया, किसी ने कुछ, लेकिन बेस जो है एट द एंड ऑफ द डे कंसेप्ट को समझना है, वो महत्वपूर्ण होता है। और उस चीज को जिस समय समझ जाते हो तो आपको नो पावर कैन स्टॉप। एक जो हमेशा चीजें होती है, सेल्फ पे कॉन्फिडेंस रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और इनफैक्ट जितने भी मैं रिजल्ट देखता हूँ, मैं एज ए फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ किसी भी फॉर्म में, तो ये एक मैं समझता हूँ ये संजोग है कि आप हमसे मिले या हम आपसे मिले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर का, यदि मेरे टाइम में मेरा रिजल्ट हुआ तो मेरे कारण हुआ, नो वन कैन से आपके लिए आपका रिजल्ट हुआ तो आपके मेहनत के कारण हुआ। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सब में इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल रिकॉग्नाइज दैट थिंग, शशांक। यस सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही हमें आगे प्रोपेल करने का हेल्प करता है, क्योंकि इससे लॉन्ग प्रिपरेशन। आप ही देखिए, मैं 2021 में पास आउट हुआ, 2 साल आई वॉज गिविंग एग्जाम्स, वेटिंग फॉर रिजल्ट, एंग्जाइटी, पता नहीं क्या होगा। वो हर स्टूडेंट के लाइफ में ऐसे ही होता है, मैं ऐसे ही समझता हूँ। और सच है कि कोई भी श्योर नहीं होता अपने रिजल्ट को लेकर। मैं सीएपीएफ के रिजल्ट से पहले आपसे कांटेक्ट किया था कि सर पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट होगा कि नहीं,
लोग बोल रहे हैं काफी हाई मार्क्स आ रहा है बहुतों का। तो वो एनजाइटी हर स्टूडेंट में होती है जहाँ तक मैं समझता हूँ। जस्ट ठीक है, मैं लकी था, मुझे फर्स्ट टाइम में हर जगह सफलता मिल गई। बहुत लोग होंगे जिनको नहीं मिलेगी, वो सच है, क्योंकि हाँ ये ऑब्वियसली है। अगर। एट द एंड ऑफ द डे आप मेहनत कर रहे हो तो इवन थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट में भी मिलता है, तो सफलता सफलता होता है। यस। और हर कोई यस सेफ सर। पेडेस्टल पर नहीं हो सकता है, लेकिन सेल्फ सही बात। कॉन्फिडेंस जरूरी है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो एकेडमिक्स में उनका बहुत खराब स्थिति होता है बट स्टिल वो करते हैं। बट मेरा मानना है कि एकेडमिक्स दोनों बैलेंस हो, क्योंकि वहां भी आप सही थोड़ा करते हो तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां से भी आ जाता है। ओके, जैसे हर में जो कहते हैं ना कि भले आपने जो मेहनत किया वो रिजल्ट को डिटरमिन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी काम आता है। जैसे एक मैं एवरी टाइम कहता हूँ, एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड इन्वायरमेंट। तो जो आप जिस टाइम में पैदा हुए, जिस टाइम में आप हुए, उसका भी योगदान है, और जिस इन्वायरमेंट से आप आते हो उसका भी योगदान है। सो आज आपके रिजल्ट में आप फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन देखते हो? नहीं सर, फैमिली काफी सपोर्टिव रही है मेरी, कभी घर से ये प्रेशर नहीं हुआ कि नहीं तुम्हें जॉब करना है, तुम अपना टाइम ले सकते हो, तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें क्या करियर में करना है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मोटिवेशन था कि एटलीस्ट मेरे डिसीजन मैं खुद लूंगा। और थोड़ा सा टाइम उन्होंने दिया, ऑब्वियसली प्रिपेयर करने में कॉस्ट भी पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ होते हैं, बट दे वर क्वाइट सपोर्टिव ऑफ इट। तो और सबसे बड़ा बात है कि जब फैमिली के साथ रहता है तो रहता है कि अगर गिरे भी तो एक फैमिली का सेफ नेट है जो हमें संभाल लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था सर, क्योंकि मैं कॉलेज प्लेसमेंट छोड़ के आया था, तो ऑब्वियसली एक होता है कि अच्छी खासी प्लेसमेंट लग रही है एनआईटी से, क्यों छोड़ के आ गए थे। तो ऐसा कभी फैमिली वालों ने ऐसा कभी नहीं पूछा। क्योंकि देखो ये फैक्टर्स भी बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना कि यस, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। फैमिली का यदि सपोर्ट होता है, वही थोड़ा यस। फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं होता है तो डबल आपके पास बर्डन होता है ना। एक बर्डन है कि मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, यदि इधर सेलेक्ट नहीं होता हूँ तो घर वाले क्या कहेंगे। यदि ये प्रेशर नहीं होता है यस। तो वो काफी हेल्पफुल होता है। ओके, सो चूंकि हर कैंडिडेट का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, और ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं ऐसा जो सेलेक्ट होते हैं, जैसे आज शशांक आप सिलेक्टेड हो तो वही आपने बताया, यस। या मैं जैसे जानो तो आप, तो ऐसा नहीं है कि मैं शुरू में ही कहा कि आप जितना डिजर्व करते हो उतना शायद कॉन्फिडेंस तो नहीं कर पा रहे हो, जो भी ये ट्रूथ है। शायद आप बेटर करोगे, ऑब्वियसली आपकी जर्नी कंटिन्यू है। एनीवे, जैसे अभी मैंने एक टर्म बोला था ना कि एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट टाइम एंड इन्वायरमेंट। आप पॉलिटिकल डिबेट वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हो, तो जनरली आज आज जहां आप खड़े हो, आप अपने थ्री बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता सकते हो? नेम मत बताना, वो क्या कर रहे हैं और जिनके साथ आपने अच्छा टाइम दिया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हाँ, मेरे फ्रेंड्स ज़्यादातर आईटी सेक्टर में हैं। तो दो फ्रेंड्स जो मेरे काफ़ी क्लोज थे वो मेरे साथ ही थे, और फिर वो जॉब पे चले गए उन्हें कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू। तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे कि उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया कि हाँ ठीक है, हम लोग तो इधर आ ही गए हैं। एंड क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था इधर सिविल सर्विसेज की तरफ या सीएपीएफ की तरफ, तुम्हारे इंटरेस्ट है तुम इसको परस्यू करो। और एक और फ्रेंड इज प्रिपेयरिंग विथ मी, वो अभी मेरे साथ तैयारी कर रहा है। तो उन लोग तो एक हमेशा दोस्तों से पॉजिटिव कन्वर्सेशन भी होता था इस चीज़ को लेके। ऑब्वियसली मैं एकेडमिक्स अच्छा था तो मुझे बोलते थे अरे तुम्हारा तो हो जाएगा, यू विल सेल इट। बट एट द एंड ऑफ डे आपको पता है कि इतना इजी नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप एनआईटी से हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, तभी आपके लिए केक वॉक नहीं होने वाला। तो ये चीज हमेशा था कि इट्स अ वेरी फियर्स कंपटीशन, और मुझे काफी कम्पिटिटिव रहना था। तो यस, दोस्तों ने भी सपोर्ट किया है, थे हमेशा मेरे लिए। यस, दिस इज ब्यूटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यदि आप देखते हो तो आप ऑल इंडिया के बेस्ट ब्रेन से फाइट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप जस्ट एक एग्जांपल लो, आप वन एनआईटी के टॉपर हो, लेकिन वहां तो इंडिया के सारे एनआईटी के टॉपर से वर्चुअली कर सकते हो ना, कंपटीशन है। और एनआईटी ही यस। नहीं, आईआईटी के टॉपर से भी आपका कंपटीशन है। आप सेंट स्टीफेंस, एसआरसीसी और एलएसआर और ये सारे लोगों के जो टॉपर्स हैं उनसे भी फाइट है। तो हम सिर्फ ये नहीं कर सकते, जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं हमारा कंपटीशन, और वो तब और चैलेंजिंग होता है कि ऑल इंडिया में आपके
इनफैक्ट जब असिस्टेंट कमांडेंट आपने क्वालिफाई किया तो इधर कपल ऑफ इयर्स का वो टफेस्ट ईयर था, हाईएस्ट कट ऑफ तब तक का, तो हाईएस्ट कट ऑफ मींस गया, और जस्ट 171 सीट्स। इनफैक्ट ओरिजिनल जब लिस्ट आया तो 151 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हुआ। अब ऑल ओवर इंडिया में हम देखें तो 151 तो कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद भी चैलेंज और है कि जब आप जैसे करो कि कुछ जो रिजर्वेशन वगैरह में है, जब आप जनरल में आते हो तो वो तो और कंपटीशन हो जाता है, बट एवरीवेयर वो जो सारी चीजें फैक्टर मायने रखती है। एनीवे, जैसे स्पेसिफिकली आपको लगता है कि लक भी मायने रखता है एग्जाम में? जी सर, मैं समझता हूँ लक भी मायने रखता है। क्योंकि एक एग्जांपल देखता हूँ, मेरा ही 99 मार्क्स था पर्सनैलिटी में, और मैं टोटल मार्क्स 350 आया था, 345 कट ऑफ था। कोई बड़ा बात नहीं था अगर वो मुझे 90 नंबर दे देते तो। कुछ नहीं, मतलब ठीक है, 9 मार्क्स भी मुझे कम देते तो मैं लिस्ट से बाहर था। तो ये तो लक ही है सर। या लास्ट मोमेंट पे आके, आफ्टर ऑल 90 और 99 में क्या फर्क है, बहुत ज्यादा का नहीं। बट ये मैं इसलिए मैं लक को थोड़ा सा फैक्टर कंसिडर करता हूँ। ये ये प्रैक्टिकल है। जिस जैसे मैं कुछ अपना कुछ यस, कुछ स्टूडेंट्स का मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ कि उन्हें, मुझे लगता था ना कि 100 प्लस मिलेगा, और पता चला कि 85 भी मिल गया है, तो दैट आल्सो हैपेंस। और वो लिस्ट से बाहर हो गए जिनका जो आसानी से सेलेक्ट हो सकते थे। यस, वही वही कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि समटाइम, जैसे अभी 22 वाले बैच में बता रहा हूँ कि जो रिटेन पार्ट में असिस्टेंट कमांडेंट में जिस पर्सन का हाईएस्ट स्कोर था, जो मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट में, उसका इंटरव्यू में लोएस्ट है। फॉर्चुनेटली वो मेरे से जुड़ा हुआ था, तो मैंने बोला कि भाई क्यों आखिर ऐसा हुआ कि तुम्हारा रिटेन में तो हाईएस्ट है, अब ये लोएस्ट आया, अदरवाइज तुम टॉप 10 में भी हो सकते थे। लेकिन उसके बाद 80 प्लस आया रैंक, लेकिन ठीक है 80 भी आया तो वो लक मायने रखता है। चलो फिर भी, जैसे हर पर्सन, कुछ लोग होते हैं चलो बिलीव करते हैं सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत मायने नहीं रखता, सिलेक्शन नहीं होता है तब आपको दुख होता है ज्यादा। ओके, सो होप शशांक आप अपनी जर्नी को अभी कंटिन्यू रखे हुए हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने एक इंटरव्यू ये किया था आपके ही बैच में, फॉर्चुनेटली वो दोनों जगह आपके साथ रोशन है, तो 18th रैंक उनका भी बीपीएससी में आया, तो उनको पुलिस सेवा में मिल गया। तो उन्होंने भी ये बोला कि सर मैं आईपीएस से लेकर के और दरोगा तीनों ये रखे हुए था कि या तो आईपीएस, यूनिफॉर्म फोर्सेस चाहिए, आईपीएस सबसे ऊपर है, फिर चलो डीएसपी या फिर असिस्टेंट कमांडेंट, और तो फॉर्चुनेटली चलो दोनों जगह मिल गया, उन्होंने भी कंटिन्यू रखा। आई होप कि योर जर्नी एज ए आईपीएस एंड ऑल इज कंटिन्यू। इस आगे के लिए मैं प्रयासरत हूँ और प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सो यस, ओके, सो आई विल जैसे गो फॉर। फॉर एग्जांपल अप्स एंड डाउन्स सबके लाइफ में चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट थे तो आपको यस ये था कि कुछ ना कुछ सर्विस में लैंड करेंगे और अच्छे में लैंड करेंगे। लेकिन एक ह्यूमन आप भी हो, मशीन तो हो नहीं कि लगा करके फिट कर दिया तो रिजल्ट दे करके ही बाहर बंद होगा। तो जैसे जब आप डाउन फील करते हो कभी कभी, तो वो उससे बाहर निकलने का आपका क्या तरीका था? डाउन फील आने पे था कि फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे सोचते थे कि फिर स्टार्ट क्यों किया था, क्या चाहिए था, कहाँ पे हूँ मैं अभी। ऑब्वियसली इतना लंबा जर्नी है, पता नहीं रिजल्ट आ रहा है, केस हो जा रहा है, बहुत सी चीजें आ जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें, कि कुछ कुछ डिले चल रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो ऐसे मोमेंट्स पे इंसान डाउन हो जाता था, मन छोटा हो जाता था, पता नहीं कैसे। बट उस वक्त वो स्टार्ट करते थे कि ठीक है, कुछ तो अच्छा होगा, यही सोच के मन को किसी तरह कन्विंस कर दो कि हाँ ठीक है, कुछ तो होगा। सच पूछे तो अंदर, हर एस्पिरेंट के अंदर होता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, और ये नेगेटिव फीलिंग रहती है, लास्ट तक रहता है। बट इसी को इतना ज्यादा इस पे नहीं सोचना होता है कि फिर वो आपको मेहनत करने से रोक दे। ठीक है, ये डर थोड़ा सा होना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। ये डर आपको हार्ड वर्क करने के लिए इनकरेज करेगा, आपको ज्यादा एफर्ट डालने के लिए इनकरेज करेगा, आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से रोके। तो मुझे लगता है कि ये डर होता है, और डाउन होने पे वी शुड थिंक कि क्यों स्टार्ट किए थे, पर्पस क्या था। पर्पस याद आएगा तो फिर एनर्जी चैनलाइज होगी। या महाभारत में भी फेमस अर्जुन कहते हैं कि जब अर्जुन है तो वो जीतने के लिए ही फाइट कर रहा है, लेकिन एक ऐसा सीन आता है उसमें भी, जब नकुल उनका भाई बोलता है कि क्या अभी आप कर्ण से डर रहे हो, तो बोला कि देखो डरना सीखो, क्योंकि डर ही है जो हमें चौकन्ना रखता है, हमें लक्ष्य पर फोकस करने के लिए रहता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर डर नहीं होता है तो हम रेकलेस सम टाइम हो जाते हैं कि चलो रिजल्ट होगा ही, लेकिन थोड़ा सा फियर फैक्टर होता है तो हमें उस पाथ पे रखता है, राइट ट्रैक पे रखता है। जैसे हर पर्सन के अंदर जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जैसे आपने बोला कि मैं रिसर्च में जाना चाहता था इनिशियली, लेकिन फिर जो भी परिस्थितियां चीजों को देखा तो आप इधर। अब यदि कोई रिसर्च में जाना चाहता है तो वो सपोज एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन और चंद्रशेखर सुब्रमण्यम और ये सब लोगों को टारगेट रखेगा। लेकिन जब आप सिविल लाइफ में जाना चाहते हो तो कुछ लोगों को आप एज ए टारगेट रखते हो कि यस। तो ऐसे आपके 2-3 पर्सन्स जिनको आपने लक्ष्य रखा कि यस इस टाइप का हमें बनना है। तो मेरा अट्रैक्शन तो यूनिफॉर्म जॉब्स के तरफ ही था। तो बिहार में एक फेमस आईपीएस ऑफिसर थे, मनु महाराज। मैं उनको आइडियलाइज करता था कि यस, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आईपीएस ऑफिसर। उनकी जो छवि बनी हुई थी, तो था कि नहीं, कुछ इसी टाइप से कुछ बनना है। यूनिफॉर्म, स्टार, ये सब अट्रैक्शन था। तो बेसिकली मैं उन्हें आइडियलाइज करता था। मेरे रूम में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो चंद्रशेखर आजाद की फोटो थी। तो मतलब मैं उन सब चीज़ों से इंस्पायर होता था। मुझे लगता था कि यूथ है तो थोड़ा अंदर फायर होना चाहिए, थोड़ा सा एक एटीट्यूड में वो यस। होता है ना, थोड़ा सा रेकलेस फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए। तो मुझे वो कुछ पर्सनैलिटीज थे जो उनसे लगता था कि नहीं, मतलब ठीक है, लोग तो सब जी रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं लाइफ में, कुछ अलग करना है कुछ। तो वो एक एनर्जी होती थी जो मोटिवेट करती थी। तो मन्नू महाराज ये थे कि मुझे मोटिवेशन मिलता था उनसे। फॉर्चुनेटली कल रोशन का भी मैंने जब मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा था तो उन्होंने भी मनु महाराज का नेम लिया। ऑब्वियसली एक जैसे एक पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी इमेज और छवि को छोड़ते हैं, और वो जैसे ये होता ना कि आप वन सेलेक्ट होते हो तो सिर्फ आप ही नहीं सेलेक्ट हो रहे हो, आपके साथ शायद बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको आप जानते नहीं हो, वो मोटिवेट आपसे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, कभी कभी ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट का तो मुझे पता होता है कि ये कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं और इनका रिजल्ट हुआ। कभी कभी मुझे उन कैंडिडेट्स का भी कभी मैसेज आता है कि सर मैं डायरेक्टली तो आपसे नहीं जुड़ा हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मुझे फायदा मिला। तो रियली बता रहा हूँ ना, वो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं इस पर्सन को नहीं जानता था लेकिन उसके बावजूद भी, या सम टाइम होता है कोई स्टूडेंट आते हैं बोले मुझे उन्होंने रिकमेंड किया, और मैं जब सर्च करता हूँ अपने लिस्ट में तो मैं बोलता हूँ मैंने तो इन्हें गाइड नहीं किया। तो ये चीजें अच्छी लगती है। अब मनु महाराज को तो ये बात पता नहीं है कि शशांक हमें फॉलो कर रहा है या रोशन हमें फॉलो कर रहा है। ये यही एक रियल अचीवमेंट होती है। तो जैसे अभी अब आप सक्सेस हुए, आपको लास्ट इन 5 मंथ्स के बीच में 2 रिजल्ट्स मिले और दोनों अच्छे मिले। तो अभी जैसे आप जिस एरिया में रहते हो, या जैसे इनफैक्ट घर में, भले आप इस समय अपने फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, लेकिन फिर भी जो लोकेलिटी में जहां आप बड़े हुए, जहां आप पैदा हुए, वहां लोग आपको एक मोटिवेशन से देखने लगते हैं। तो अब आपके लाइफ में उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंजेस आए? नहीं सर, उस तरह से एक पब्लिक इमेज होता है एक आसपास। क्योंकि मैं एक छोटे शहर गया से आता हूँ, तो बहुत बड़ा शहर नहीं है। तो छोटी सी भी किसी की उपलब्धि होती तो पूरे शहर में इस बात की चर्चा होती कि हाँ, XYZ का सन या डॉटर ऐसा ऐसा हुआ। तो इस तरह से मेरे पिताजी को बहुत सारे कॉल्स आए, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के। मुझे पर्सनली काफी वेल विशेस आए। तो अच्छा लगता है जब आपके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप अच्छा महसूस करते हैं। यू फील वेरी हम्बल एंड इट्स गुड, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग अबाउट दैट। अच्छा महसूस होता है। होप कुछ पेरेंट्स का ये आया होगा कि मेरे बच्चे आपसे बहुत प्रभावित हैं, कृपया अपने छोटे भाइयों पर भी ध्यान रखना। हाँ, हाँ, कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, ये कुछ हैं कि जो इस लाइन में प्रिपेयर कर रहे हैं, कि उनको थोड़ा सा गाइड करना। गाइडेंस के लिए लोग आते हैं, पूछते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया, क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, कितने पढ़े, क्या फॉलो किया। तो इस तरह से लोग पूछते रहते हैं। तो फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जूनियर्स हो गए कॉलेज के, जो साथ में सीनियर्स भी हो गए, जो अब नौकरी छोड़ के प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो सब कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं रिगार्डिंग। ओके। जैसे कुछ देर पहले कम्युनिकेशन में हमने बोला कि आपने भी बोला अल्लाह के एक फैक्टर होता है कि यदि 99 के जगह 90 आपका इंटरव्यू में आ जाता तो उस समय वहां सिलेक्शन आपका नहीं होता। तो वैसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं शशांक जो बहुत अच्छे हैं,
लेकिन ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजन से कभी 2 नंबर से कभी 5 नंबर से सेलेक्ट ना होते हैं, और ये सबके लाइफ में ऐसा होता है मैक्सिमम के टाइम। उन कैंडिडेट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? उन कैंडिडेट्स के लिए मैसेज यही है कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। ठीक है, बोलना आसान है, मैं उन्हें बोलूंगा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करो। उनका मन छोटा होता है, वो दुखी होते हैं, मेरा नहीं होता, मैं भी दुखी होता, सिंपल सा बात है। बट हाँ, अगर सिर्फ दुखी होने से ठीक है, एक सर्टेन टाइम उस चीज के बारे में सोचना चाहिए, बट उसके आगे का स्टेप क्या है? अगर हम उस चीज में सिर्फ दुखी होकर रह जाएंगे तो फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेस्ट वे हमारे लिए है कि आने वाले अटेम्प्ट या हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है, उसमें हम वो गलती ना करें जो हमने पिछले किया। तो इस चीज से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मुझे ये लगता है सर। तो आई वुड से कि ठीक है, गिव अप ना करें और अपने गलतियों से सीखें। ओके, सो देखो, जो भी हो, जो भी एस्पिरेंट्स हो, चाहे इस ईयर में 23 वाले इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे रहे हो, हमेशा ध्यान रखो कि एक फेलियर आपको डिस्ट्रॉय नहीं करती है जब तक आप खुद से नहीं हार जाते हो, और जब तक आपके पास अटेम्प्ट होता है। और इनफैक्ट जैसे कुछ एग्जाम में, चलो जैसे असिस्टेंट कमांडेंट में जनरल का 25 ईयर्स अटेम्प्ट एज है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम है उसमें 37 ईयर्स भी तो है, कुछ में 40 ईयर्स है, कुछ में 30 ईयर्स है। तो यदि आपने मेहनत किया है तो जरूर होगे। और शशांक से आप लोग, फॉर्चुनेटली कल भी जिस कैंडिडेट को मैंने कम इंटरव्यू लिया, वो भी सेल्फ मेड है, शशांक भी सेल्फ मेड है। ऑब्वियसली सेल्फ मेड का मतलब ये नहीं है कि 100% सेल्फ मेड है, कहीं ना कहीं कुछ कंपोनेंट लगाना पड़ता है, ठीक है ना, वो कभी कभी नट बोल्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिट करना पड़ता है ताकि, तो ऑब्वियसली है इनकी जर्नी में भी कुछ ना कुछ सहयोगी रहे। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपकी जर्नी का पार्ट हूँ, और ये एक जो कम्युनिकेशन चलता रहेगा, कभी ना कभी मिलते रहेंगे, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं तो ऑनलाइन फॉर्म में ही चीजें चलते रहेगी। ओके, सो थैंक यू शशांक फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और एक मोटिवेशन के तौर पे कुछ लोग होंगे जो शायद मोटिवेट होंगे, और आज से 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 20 ईयर्स बाद बोलेंगे शशांक सर एक थे जो एनआईटी से पास आउट थे और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, तो मैं उनसे मोटिवेटेड हूँ और होप सो कि आप एक उस लायक बन पाओगे। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।